नमस्कार। कभी ये सोचा है कि भारत का संविधान, जो दुनिया के सबसे लंबे लिखे हुए संविधानों में से है, उसे बनने में ठीक कितना समय लगा? हाँ, ये सवाल अक्सर आता है मन में। या फिर वो जो पहली मूल कॉपी थी, उस पर कितने लोगों ने साइन किए थे? ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक पूरी कहानी है, एक यात्रा है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण यात्रा। और आज हम उसी यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे, खासतौर पर उन साथियों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय संविधान कैसे बना, इसकी पूरी कहानी। हमारा इरादा है कि इस पूरी प्रक्रिया को ना ऐसे समझें जैसे नोटबुक में नोट्स बना रहे हो, या कोई माइंड मैप जैसा। बिल्कुल। कौन से पड़ाव अहम थे, कौन लोग थे, कौन सी समितियां थीं, और हाँ, परीक्षा के लिए क्या जरूरी है। तो चलें शुरू करें चर्चा। जरूर, चलिए। तो कहां से शुरू करें, ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, आजादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों को भगाने की लड़ाई तो थी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपने भविष्य को अपने हाथों से लिखने की, अपने नियम बनाने की, मतलब अपना संविधान बनाने की भी एक इच्छा थी। हाँ, और ये इच्छा काफी पहले से दिखती है। जैसे 1928 की नेहरू रिपोर्ट में कोशिश हुई थी। हाँ, नेहरू रिपोर्ट। और फिर 1934 में एमएन रॉय, उन्होंने पहली बार शायद साफ साफ कहा था कि एक संविधान सभा होनी चाहिए। बिल्कुल, एमएन रॉय ने ही ये संविधान सभा का विचार दिया था कि भारतीय ही चुने इसे और वही संविधान बनाए। अच्छा, लेकिन ये विचार, ये हकीकत कैसे बना? मतलब जमीन पर कैसे उतरा? हाँ, देखिए, विचार तो चल रहा था, लेकिन इसे असलियत में बदलने का जो सबसे बड़ा कदम था, वो था 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान? हाँ, वर्ल्ड वॉर II के बाद आया था ये। एग्जैक्टली। विश्व युद्ध खत्म हुआ था, ब्रिटेन पर दबाव था भारत को आजादी देने का, तो ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 मंत्री भेजे। 3 कैबिनेट मंत्री, इसीलिए कैबिनेट मिशन। हाँ, और उनका एक मुख्य काम था ये तय करना कि भाई सत्ता कैसे ट्रांसफर होगी शांति से, और उसके लिए संविधान कैसे बनेगा, इसकी एक रूपरेखा बनाना। अच्छा, इसी प्लान ने वो रास्ता साफ किया जिससे संविधान सभा बन पाई। ठीक है। तो ये सभा बनी, इसकी बनावट कैसी थी? मतलब सदस्य कहाँ से आए, कितने थे, ये सब? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ से सवाल बनते हैं। तो कैबिनेट मिशन प्लान ने कहा कि कुल 389 सीटें होंगी। 389? हाँ, और इसे 2 हिस्सों में बांटा। 296 सीटें ब्रिटिश भारत से, यानी वो प्रांत जो सीधे अंग्रेजों के कंट्रोल में थे। बिल्कुल, 11 प्रांत और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र। और बची हुए 93 सीटें वो थीं देशी रियासतों के लिए। अच्छा, प्रिंसली स्टेट्स। इनके सदस्य कैसे आने थे, चुनकर? नहीं, यहीं पर फर्क था। रियासतों के प्रतिनिधि मनोनीत होने थे, मतलब वहां के जो राजा या प्रमुख थे वो भेजेंगे। और ये सीटों का बंटवारा कैसे हुआ? मतलब 296 ब्रिटिश भारत की, 93 रियासतों की, इसका आधार क्या था? आधार मुख्य रूप से जनसंख्या थी। मोटा मोटा हिसाब था कि हर 10 लाख लोगों पर एक सीट। 10 लाख पर एक सीट, ठीक है। और जो ब्रिटिश भारत वाली 296 सीटें थी ना, उन्हें फिर 3 समुदायों में बांटा गया, मुस्लिम, सिख और सामान्य। सामान्य मतलब? सामान्य मतलब मुस्लिम और सिख को छोड़कर बाकी सब। हाँ। और ये बंटवारा भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में हुआ। अच्छा, और इनका चुनाव ब्रिटिश भारत वालों का, वो सीधे जनता ने किया? नहीं, यही एक और पेंच था। हाँ। चुनाव सीधे आम जनता ने नहीं किए, बल्कि जो प्रांतीय विधानसभाएं थीं, हाँ, प्रोविंशियल असेंबलीज, उनके जो सदस्य पहले से चुने हुए थे, उन्होंने इन 296 लोगों को चुना। तरीका था अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत। ओह, ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत, ये थोड़ा भारी लगता है सुनने में। आसान शब्दों में क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, सुनने में है थोड़ा। देखिए, आसान भाषा में समझें तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब था कि विधानसभा में जिस पार्टी या ग्रुप का जितना वजन है, संविधान सभा में भी उसे लगभग उसी अनुपात में सीटें मिल जाएं। अच्छा, ताकि सबका प्रतिनिधित्व हो। हाँ, और एकल संक्रमणीय मत एक वोटिंग का तरीका है जिससे छोटे ग्रुप्स को भी अपना नुमाइंदा चुनने का मौका मिलता है और वोट बेकार नहीं जाते। तो कोशिश ये थी कि सभा ज्यादा से ज्यादा सबकी नुमाइंदगी करे, भले ही चुनाव डायरेक्ट ना हो। समझ गया। तो इस तरीके से चुनाव हुए जुलाई अगस्त 1946 में 296 सीटों के लिए। नतीजे क्या रहे? नतीजे काफी साफ थे। कांग्रेस को जबरदस्त बहुमत मिला, 208 सीटें। 208? हाँ, मुस्लिम लीग जो अलग पाकिस्तान की बात कर रही थी, उसे मिली 73 सीटें। 73? और बाकी 15 सीटें छोटे ग्रुप्स और आजाद उम्मीदवारों को गईं। लेकिन एक बात और, हाँ।
वो जो 93 सीटें रियासतों की थीं, उन्होंने शुरू में कहा हम अभी शामिल नहीं होंगे। अच्छा, वो इंतजार कर रहे थे। हाँ, कि देखते हैं क्या होता है, ऊंट किस करवट बैठता है। खैर, तो सभा बन गई, भले ही रियासतें अभी दूर थीं। पहली बैठक कब हुई? पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946। कहाँ? दिल्ली में। जो आज संसद भवन का सेंट्रल हॉल है ना, वही कॉन्स्टिट्यूशन हॉल कहलाता था। अच्छा। लेकिन यहीं पर मुस्लिम लीग ने बैठक का बायकॉट कर दिया। वो अलग पाकिस्तान पर अड़े थे। तो मतलब पहली बैठक में पूरे सदस्य नहीं आए? नहीं, सिर्फ 211 सदस्य ही शामिल हुए। ये दिखाता है कि शुरुआत ही मुश्किलों भरी थी। तो अध्यक्ष कौन बना पहली बैठक में? उस दिन फ्रांस की तरह सभा के सबसे सीनियर सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी मतलब टेम्पररी? हाँ, बस 2 दिन के लिए। फिर 11 दिसंबर को सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष चुना। और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बहुत महत्वपूर्ण था। हाँ, ये नाम तो याद रखना ही है। और उपाध्यक्ष? 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। अच्छा, 2 उपाध्यक्ष, ये भी जरूरी है, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष तय हो गए। लेकिन अब सवाल था कि भाई ये संविधान बनेगा कैसा, इसकी आत्मा क्या होगी, लक्ष्य क्या होंगे। हाँ, मतलब दिशा क्या होगी? बिल्कुल। और इस दिशा को तय करने का काम किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर, यानी स्थायी अध्यक्ष चुने जाने के 2 दिन बाद। हाँ, उन्होंने सभा के सामने एक दस्तावेज रखा, ऐतिहासिक दस्तावेज, उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। उद्देश्य प्रस्ताव, यहाँ ये बहुत सुना है। हाँ, क्या था इसमें खास? ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, ये समझिए कि आने वाले संविधान का घोषणा पत्र था, उसका विजन था। विजन? हाँ। कैसा विजन? इसमें कहा गया कि भारत एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य होगा। इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक। बिल्कुल। ये भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, सोचने की, बोलने की, मानने की, पूजा करने की और समानता अवसर की और कानून के सामने ये सब पक्का करेगा। वाह! इसमें अल्पसंख्यकों, पिछड़े इलाकों, आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा की भी बात थी। असल में यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रिएम्बल का आधार बना। अच्छा, तो इसने एक तरह से पूरा ढांचा तय कर दिया। हाँ, दिशा दे दी। इस पे खूब बहस हुई सभा में और फिर 22 जनवरी 1947 को इसे सबने मिलकर पास कर दिया। 22 जनवरी 1947, ठीक है। तो अब संविधान का नक्शा तैयार था, लेकिन इतने बड़े देश के लिए कानून बनाना, ये तो पहाड़ जैसा काम रहा होगा। इसे किया कैसा गया? बिल्कुल बिल्कुल पहाड़ जैसा ही काम था। और इतने बड़े काम को पूरी सभा एक साथ नहीं कर सकती थी। तो क्या किया गया? काम को बांटा गया होगा। एग्जैक्टली। जैसे बड़े प्रोजेक्ट में होता है, संविधान के अलग अलग हिस्सों पर काम करने के लिए बहुत सारी समितियां मतलब कमिटीज बनाई गई। कमिटीज, हाँ, ये भी जरूरी है। हाँ, इनमें कुछ बड़ी और मुख्य समितियां थीं और कुछ छोटी थीं। हाँ, वो मेजर कमिटीज और माइनर कमिटीज। हाँ, कुछ बड़ी वाली समितियों के नाम याद दिलाएंगे अध्यक्षों के साथ? जरूर। जो सबसे महत्वपूर्ण थी, एक थी संघ शक्ति समिति, मतलब सेंटर के पास क्या पावर होंगी। इसके अध्यक्ष नेहरू जी थे। नेहरू जी, ठीक। फिर संघीय संविधान समिति, मतलब सेंटर का ढांचा कैसा होगा, इसके भी अध्यक्ष नेहरू जी ही थे। ओके। फिर थी प्रांतीय संविधान समिति, राज्यों का संविधान कैसा हो, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। सरदार पटेल। एक और बहुत जरूरी समिति थी मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय क्षेत्रों पर सलाहकार समिति। इसके भी अध्यक्ष सरदार पटेल ही थे। इसकी कई उप समितियां भी थीं। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। बिल्कुल। फिर प्रक्रिया नियम समिति की सभा काम कैसे करेगी, अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। और संचालन समिति यानी स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, इसके भी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ही थे। सभा का कामकाज देखना। ठीक है। और इन सब के बीच वो सबसे मशहूर वाली, हाँ, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसका खास काम क्या था? देखिए, प्रारूप समिति बनी 29 अगस्त 1947 को। अच्छा। आजादी के ठीक 14 दिन बाद। अच्छा, आजादी के बाद। हाँ, और इसका काम बहुत नाजुक और अहम था। जो बाकी सारी समितियों ने सिफारिशें दी थी ना, हाँ। उन सब को लेना, पढ़ना, समझना और उन सब के आधार पर संविधान का एक पूरा मसौदा, एक ड्राफ्ट तैयार करना। ऐसा ड्राफ्ट
जो कानूनी तौर पर सही हो, व्यवहारिक हो। मतलब संविधान को असल शब्दों में लिखना। बिल्कुल, उसको अंतिम कानूनी शक्ल देना। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का पिता या मुख्य वास्तुकार कहा कहते हैं। हाँ, और इस समिति में अंबेडकर जी के अलावा और कौन लोग थे? अंबेडकर जी अध्यक्ष थे, उनके अलावा 6 और सदस्य थे, बहुत काबिल लोग। कौन कौन? एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, फिर एन माधव राव थे, वो बीएल मित्तर की जगह आए थे, और टी.टी. कृष्णमाचारी, वो डीपी खेतान के देहांत के बाद आए थे। अच्छा। तो कुल 7 लोग हो गए। हाँ। 7 सदस्यों की ये टीम थी जिसने पहला ड्राफ्ट बनाया। तो ये ड्राफ्ट बना, फिर इसका क्या हुआ? सीधे पास हो गया? अरे नहीं, प्रक्रिया बहुत लंबी और कह सकते हैं लोकतांत्रिक थी। कैसे? प्रारूप समिति ने पहला ड्राफ्ट तैयार करके फरवरी 1948 में पब्लिश किया। फरवरी 1948? हाँ, और ये सिर्फ सभा के सदस्यों के लिए नहीं था, इसे आम जनता के लिए जारी किया गया। कहा गया कि आप लोग पढ़िए, बहस कीजिए, अपने सुझाव भेजिए, आलोचना कीजिए। आम जनता के लिए? वाह, हाँ। ये तो कमाल है। हाँ, सोचिए, लोगों को अपने संविधान पर राय देने का मौका मिला। इसके लिए करीब 8 महीने दिए गए। 8 महीने? हाँ, हजारों सुझाव आए, अखबारों में बहसें हुई। इन सबको ध्यान में रखकर प्रारूप समिति ने पहले ड्राफ्ट में बहुत सारे बदलाव किए। अच्छा। इसके बाद अक्टूबर 1948 में दूसरा ड्राफ्ट पब्लिश हुआ। अब ये वाला ड्राफ्ट संविधान सभा के सामने रखा गया। ओके। 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने ये फाइनल ड्राफ्ट सभा में पेश किया और यहां से शुरू हुआ इसे पास करने का काम, जो 3 वाचन यानी रीडिंग्स में पूरा हुआ। 3 रीडिंग्स? इनमें क्या अलग अलग होता था? हाँ, जैसे कोई कानून पास होता है ना संसद में, वैसा ही। पहली रीडिंग चली 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। इसमें बस एक आम चर्चा हुई ड्राफ्ट पर। ठीक है, जनरल डिस्कशन। फिर आई दूसरी रीडिंग। ये सबसे लंबी और सबसे जरूरी थी। 15 नवंबर 1948 से शुरू होकर 17 अक्टूबर 1949 तक चली। अरे बाप रे, लगभग 1 साल। हाँ, इसमें संविधान के हर एक आर्टिकल पर क्लॉज बाय क्लॉज डिटेल में चर्चा हुई। हर एक अनुच्छेद पर? बिल्कुल। सदस्यों ने हजारों संशोधन पेश किए, उन पर बहसें हुई, वोटिंग हुई। यहीं पर संविधान का असली रूप निखर कर आया। अच्छा, यहीं पर सारी डिटेलिंग हुई? बिल्कुल। और फिर आई तीसरी रीडिंग। 14 नवंबर 1949 को शुरू हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्ताव रखा कि संविधान जैसा कि सभा द्वारा तय किया गया है उसे पारित किया जाए। The Constitution as settled by the Assembly be passed. हाँ, इस पर थोड़ी और चर्चा हुई और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949? इस दिन क्या हुआ? इस दिन उस प्रस्ताव को पास कर दिया गया। भारत के लोगों ने अपनी संविधान सभा के जरिए इस संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और खुद को सौंपा। Adopt, enact and give to ourselves this constitution. प्रस्तावना की लाइन है। हाँ, बिल्कुल। उसी दिन सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ड्राफ्ट पर साइन किए और इसे पारित घोषित कर दिया। और इसी दिन की याद में अब हम हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। हाँ, 2015 से शुरू हुआ ये संविधान दिवस। ये अंबेडकर जी और सभी निर्माताओं को याद करने का दिन है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक और मजेदार बात है जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। क्या? संविधान अपनाया तो गया 26 नवंबर 1949 को। हाँ, लेकिन ये पूरी तरह से लागू हुआ 2 महीने बाद, 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, हाँ। इसी दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे। हाँ, तो सवाल उठता है कि ये 2 महीने का इंतजार क्यों? जब बन गया था तो लागू क्यों नहीं किया? हाँ, ये सवाल तो है, क्यों इंतजार किया? इसके पीछे एक ऐतिहासिक और इमोशनल कारण है। कैसा कारण? देखिए, कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में लाहौर में एक सेशन किया था। हाँ, लाहौर अधिवेशन। उसमें पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था और ये तय किया था कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। अच्छा। उस दिन से हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस की तरह मनाया जाने लगा था, जब तक हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी नहीं मिली। तो हमारे नेताओं ने सोचा कि संविधान को पूरी तरह लागू करने के लिए 26 जनवरी से अच्छी तारीख क्या हो सकती है? ये उस ऐतिहासिक दिन को सम्मान देना था। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। इसीलिए 26 जनवरी को भारत गणराज्य बना। हाँ, हालांकि ये भी ध्यान रखना है कि कुछ जरूरी चीजें 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गई थी। अच्छा। कौन सी? जैसे नागरिकता से जुड़े कुछ नियम, चुनाव, अंतरिम संसद और कुछ टेम्परेरी प्रावधान।
मतलब अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324 और कुछ और, ये तुरंत लागू हो गए थे। ओके, लेकिन पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 से। हाँ, बाकी पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। ठीक है, ये तारीखों का चक्कर अब साफ हुआ। अच्छा, संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई फिर? अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी, लागू होने से ठीक 2 दिन पहले। हाँ, ये भी बड़ा ऐतिहासिक दिन था। इसी दिन सदस्यों ने संविधान की 3 असली कॉपियों पर साइन किए। 3 कॉपियां? हाँ, 2 अंग्रेजी में और 1 हिंदी में। उस दिन 284 सदस्य मौजूद थे जिन्होंने साइन किए। 284? शुरू में तो 389 थे। हाँ, लेकिन बंटवारे और रियासतों के शामिल होने न होने से संख्या कम हो गई थी। अच्छा, और क्या हुआ इस आखिरी बैठक में? इसी दिन जन गण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, 24 जनवरी 1950। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। पहला राष्ट्रपति, वाह। इसके बाद यही संविधान सभा तब तक भारत की अंतरिम संसद बनी रही जब तक 1951-52 में पहले आम चुनाव नहीं हो गए। वाकई, ये पूरी प्रक्रिया सोचकर ही लगता है कितना विशाल काम था। समय कितना लगा था कुल? वो आंकड़ा क्या था? 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। 2 साल, 11 महीने, 18 दिन, ये याद रखना है। और कितने सत्र हुए थे सभा के? कुल 11 सत्र हुए। 11 सत्र। और कितने दिन चली सभा? कुल मिला के लगभग 165 दिन बैठकें हुई। उसमें से भी करीब 114 दिन तो सिर्फ ड्राफ्ट पर ही चर्चा चलती रही। बाप रे। और खर्चा कुछ अंदाजा है? हाँ, कहते हैं कि उस समय लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। 64 लाख? उस जमाने में तो ये बहुत बड़ी रकम रही होगी। बहुत बड़ी। और कुछ और मजेदार बातें भी है ना इससे जुड़ी, जैसे वो हाथ से लिखने वाली बात। हाँ, ये बहुत खास है। हमारा जो मूल संविधान है वो टाइप नहीं किया गया, उसे हाथ से लिखा गया है, खूबसूरती से। किसने लिखा? अंग्रेजी वाली कॉपी लिखी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, एकदम बहती हुई इटैलिक लिखावट में। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और हिंदी वाली? हिंदी वाली लिखी वसंत कृष्ण वैद्य ने। वसंत कृष्ण वैद्य। कमाल है, कितनी मेहनत और कला लगी होगी। और सिर्फ लिखाई ही नहीं, उसे सजाया भी गया है। सजाया गया कैसे? शांति निकेतन के बड़े कलाकार थे नंदलाल बोस और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। उन्होंने और उनके साथियों ने संविधान की मूल प्रतियों के हर पन्ने पर बॉर्डर बनाए, चित्र बनाए। अच्छा, हर पन्ने पर? हाँ। जो भारत की हजारों साल की संस्कृति और इतिहास को दिखाते हैं। प्रस्तावना वाला पन्ना तो खास तौर पर ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ने सजाया था। तो ये सिर्फ कानून की किताब नहीं, एक आर्ट वर्क भी है। बिल्कुल। और एक और चीज, संविधान सभा की मुहर क्या थी पता है? मुहर नहीं, क्या थी? हाथी, एलिफेंट, शायद ताकत और स्थिरता का प्रतीक। हाथी, ये तो वाकई दिलचस्प है। अच्छा, हमने बड़े नेताओं की बात की, अंबेडकर जी, नेहरू जी, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, लेकिन क्या कुछ और लोग भी थे जिनका रोल बहुत अहम था पर शायद हम उतना नहीं जानते? हाँ, बिल्कुल थे। कई लोग थे जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर बहुत बड़ा योगदान दिया। जैसे? एक बहुत बड़ा नाम है सर B.N. राव, बेनिगल नरसिंह राव। B.N. राव, हाँ, नाम सुना है। वो बहुत बड़े कानून के जानकार और सिविल सर्वेंट थे। उन्हें सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। हाँ, उन्होंने दुनिया भर के संविधानों को पढ़कर संविधान का एक पहला कच्चा ड्राफ्ट तैयार किया था। इससे प्रारूप समिति का काम काफी आसान हो गया। वो सभा के सदस्य नहीं थे, पर उनका योगदान जबरदस्त था। वाह, B.N. राव। और इसी तरह H.V.R. आयंगर थे। वो सभा के सचिव थे, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे। H.V.R. आयंगर, सेक्रेटरी। और S.N. मुखर्जी थे, मुख्य प्रारूपकार, चीफ ड्राफ्ट्समैन। कहते हैं उनमें कमाल की काबिलियत थी कि मुश्किल कानूनी भाषा को आसान और साफ शब्दों में लिख देते थे। अंबेडकर जी ने भी उनकी तारीफ की थी। S.N. मुखर्जी, तो इन लोगों के बिना भी काम मुश्किल होता। बहुत मुश्किल। और महिलाओं की भूमिका, क्या संविधान सभा में महिलाएं भी थी? हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। 15? ये तो अच्छी संख्या है उस समय के हिसाब से। हाँ, और ये दिखाता है कि आजादी की लड़ाई और देश बनाने में महिलाओं ने कितना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कौन कौन थी? कुछ प्रमुख नाम? इनमें हंसा मेहता थीं, दुर्गाबाई देशमुख, अमू स्वामीनाथन, बेगम एजाज रसूल थीं। वो अकेली मुस्लिम महिला सदस्य थीं। अच्छा। राजकुमारी अमृत कौर थीं, जो बाद में पहली हेल्थ मिनिस्टर बनी। सुचेता कृपलानी थीं, जो यूपी की CM बनी। सरोजनी नायडू थीं, जो गवर्नर बनी।
और भी कई थीं। अभी तो बड़े नाम हैं। हाँ, और उन्होंने बहसों में हिस्सा लिया, अपने विचार रखे, संविधान को और बेहतर और समावेशी बनाने में मदद की। बहुत खूब। तो चलिए अब इस सारी चर्चा को समेटते हैं, खासतौर पर परीक्षा के लिए। अगर नोटबुक स्टाइल में पॉइंट्स बनाने हों तो क्या क्या याद रखें? हाँ, एक क्विक रिवीजन करते हैं। बिल्कुल। नोटबुक स्टाइल में 1. नींव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 से संविधान सभा बनी, चुनाव अप्रत्यक्ष। ठीक। 2. चेहरे, अस्थायी अध्यक्ष सिन्हा जी, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष मुखर्जी और कृष्णमाचारी, उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी, प्रांतीय समिति सलाहकार समिति पटेल जी, प्रारूप समिति अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर, संविधान के पिता सलाहकार BN राव। मुख्य नाम हो गए। 3. दिशा, नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान का दर्शन, बाद में प्रस्तावना का आधार। सही। 4. काम का तरीका, समितियां बनी, खासकर प्रारूप समिति, ड्राफ्ट पर 3 रीडिंग्स हुई। 3 रीडिंग्स, हाँ। 5 तारीखें। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946, पास हुआ 22 जनवरी 1947, संविधान अपनाया 26 नवंबर 1949, संविधान दिवस, लागू हुआ 26 जनवरी 1950, गणतंत्र दिवस, आखिरी बैठक साइन 24 जनवरी 1950। ये तारीखें बहुत जरूरी हैं। 6. कुछ फैक्ट्स। समय 2 साल 11 महीने 18 दिन, सत्र 11, खर्च 64 लाख रुपए, सदस्य शुरू में 389, साइन किए 284 ने, प्रतीक मोहर हाथी। बढ़िया, ये एकदम क्रिस्प रिवीजन नोट्स बन गए। धन्यवाद। अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा बड़े नजरिए से देखें ना, तो ये संविधान सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन करोड़ों लोगों की उम्मीदों का नतीजा है जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। ये इतने अलग अलग तरह के लोगों को, संस्कृतियों को एक साथ जोड़ने वाला धागा है। एक जीवंत दस्तावेज। हाँ, एक लिविंग डॉक्यूमेंट जो समय के साथ बदला भी है, विकसित हुआ है। आज जब हम पीछे देखते हैं तो शायद ये सोचना दिलचस्प है कि उस वक्त सबसे बड़ी चुनौती क्या रही होगी। क्या लगता है आपको? शायद यही कि इतनी सारी भाषाएं, इतने धर्म, इतनी अलग सोच वाले लोग, उन सबके बीच एक ऐसे दस्तावेज पर रजामंदी बनाना जो सबको मंजूर हो, ये कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। जिस समझदारी और दूरदर्शिता से ये काम हुआ, वो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। उम्मीद है संविधान बनने की ये कहानी और ये खास नुक्ते सभी की तैयारी में काम आएंगे। और हाँ, निरंतरता बनाए रखिए, सफलता जरूर मिलेगी।